हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम केमिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अम्ल दैट इज़ एसिड से। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि खट्टे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर छू लिया आपने तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर एसिड को नहीं, सिर्फ मिनरल एसिड को। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं? जो ऑर्गेनिकली डिराइव होते हैं, प्लांट सोर्सेज या फिर एनिमल सोर्सेज से डिराइव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है तो ये आपको विनेगर का कंपोनेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि विनेगर में पूरा ही एसिटिक एसिड होता है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स। वैसे सिर्फ 5 to 8% ही आपका एसिटिक एसिड होता है विनेगर यानी कि सिरके में। सिट्रिक एसिड की अगर बात करें तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, इनमें आपको देखने को मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो आपका टैमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स, कच्चा मैंगो जो होता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कच्चा मैंगो से पता नहीं क्यों वो एक ऐड याद आ रहा है। देख पीछे लग तो नहीं रही है, देख पीछे लग तो नहीं रही, नहीं लग रही, आ जा। फिर जैसे ही लग जाती तो अब लग गई। ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करेंगे तो टोमेटो और स्पिनच में यानी पालक में आपको देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड कर्ड में यानी दही में, है ना। लैक्टो वर्ड जो आपको रिलेट करना है सिर्फ मिल्क से, जैसे कि जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर होती है हम, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो कन्वर्ट करता है दूध को दही में। एस्कॉर्बिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट्स प्लस जैसे आंवला में देखने को मिलेगा। मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड, नाम अलग अलग है लेकिन सेम ही एसिड है वो। ठीक है, कोई ऐसे अलग अलग नहीं है। आंट स्टिंग यानी कि जो चींटी का डंक होता है उसमें, और नेटल स्टिंग, नेटल एक पेड़ होता है जिसको हिंदी में बिच्छू बूटी बोलते हैं। तो अगर उसको आपने टच कर लिया तो भी वैसे ही सेंसेशंस आएंगी, जो सेंसेशंस आपको सनसनाहट झुरझुराहट करके देंगी। ठीक है, जो आपको ये आंट स्टिंग से मिलती है। ब्यूटरिक एसिड की अगर बात करेंगे तो जो रैंसिड बटर होता है, जो सड़ जाता है बटर, उसमें देखने को मिलता है। स्टेरिक एसिड ऑयल्स एंड फैट्स में, और मेलिक एसिड आपको एप्पल और जो बनाना होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनरल एसिड की अगर बात करें जो मिनरल से डिराइव होते हैं और बहुत ही करोजिव नेचर के होते हैं, मतलब इनको अगर आपने कंसनट्रेटेड फॉर्म में टच कर लिया, डाइल्यूट, इवन डाइल्यूट भी अगर आपने टच कर लिया तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, कंसनट्रेट और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? वैसे ये हम चीज़ मिक्सचर वाले टॉपिक में देख चुके हैं कि कंसनट्रेट का मतलब होता है जहाँ पर सल्यूट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और डाइल्यूट का मतलब ये होता है जहाँ पर, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना सही रहेगा क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा कम ही रहती है सॉल्वेंट से अगर बात करें, लेकिन ये हम जब दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं तब बोलते हैं कि भाई ये सल्यूट है या फिर ये कंसनट्रेटेड है। तो अगर जिसमें दोनों में ऑब्वियस सी बात है सल्यूट कम ही होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, लेकिन जब सल्यूट इसमें जैसे कि किसी एक में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे में, तो जिसमें ज़्यादा है सल्यूट की मात्रा, नॉट एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट बट एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला जो सोल्यूशन है, तो उसको हम कंसनट्रेट बोल देते हैं। एज सिंपल एज दैट। मिनरल एसिड की अगर बात करेंगे तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको ध्यान रखना, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स एंड ऑयल ऑफ विट्रियोल। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। इफ़ यू रिमेंबर, सोडियम नाइट्रेट वाज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, सोडियम नाइट्राइट वाज यूज्ड एज एन प्रिजर्वेटिव। और मैंने आपको एक नाम बताया था, सोडियम बेंजोएट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलेगा आपको, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, इसको हम म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। राइट, म्यूरियाटिक एसिड। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है। कार्बनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये वीक एसिड होता है, और जनरली जो मेटल्स होते हैं इस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं कार्बनिक एसिड के साथ। कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है। फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर। और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स किस प्लैनेट में देखने को मिलते हैं आप कमेंट में बताएंगे। एंड सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैटरीज में। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो हमें ये बता देते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है, क्या है। तो अब एसिड की तो प्रॉपर्टी हम समझ गए, लेकिन पहले बेस का तो समझ लें, तब तो इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। तो बिटर सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे सोर थे, खट्टे थे, ये बिटर नेचर के होते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कड़वे नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं साथ ही साथ आपका स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपको चीज़ें समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरी डिवाइस में इसको खोल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग अभी भी हैं हमारे ऐसे महानुभाव जो बोलते हैं सर आप रोबोटिक वॉइस में क्यों बोल रहे हैं, ओरिजिनल वॉइस में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो भैया ऊपर देखो टॉप राइट कॉर्नर पे
सेटिंग का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, फिर ओरिजिनल वॉइस करके आ रहा होगा। ओरिजिनल वॉइस करके नहीं आ रहा होगा, सीधा कुछ इस तरह से आता है, कुछ डबिंग करके देखना उसमें, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉइस में कर लिया करो, हम अब ओरिजिनल वॉइस में ही डालते हैं। वो आपके में ऑटोमेटिक कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिक वो AI डब्ड वॉइस चल जाती है। वो AI डब्ड वॉइस इसलिए डालते हैं सो दैट साउथ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट जिनको हिंदी समझ नहीं आती है उनको समझ में आ जाए लेक्चर, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको चेंज कर लिया करो ओरिजिनल में। तो बेस बेटर सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट CaOH का होल ट्वाइस है ना, इसको स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। और CaO जो होता है, जिसको हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्विक लाइम बोलते हैं, और इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारी रिएक्शंस होती थी, तो रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर इसमें हम ये चूना होता है, चूने में पानी डालेंगे तो स्लेक्ड लाइम बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। देन इसको अप्लाई किया जाता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स करने के लिए। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 मौजूद होती है, इसको क्या कर देती है, दिस गैस दैट इज CO2 टर्न्स दिस लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, मिल्की कर देती है। मिल्की कैसे कर देती है, बिकॉज CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, इसी को ही कैल्शियम कार्बोनेट को ये मार्बल, लाइमस्टोन और चौक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कैसी रिएक्शन थी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी और एक्सोथर्मिक नेचर की थी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी ये। सॉरी, ऊष्मा छेपी होगी, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट निकल रही है ना, तो उसमें छेपी इसको बोलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को विंडो क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड नॉट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और रिमेंबर कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसके अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वही यूज़ होता है जो लास्ट में लिखा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है। क्या लिखा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है जब बहुत खा लेते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डाल देते हैं एंटासिड को, खा लेते हैं सो दैट वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ये बेस। तो इसको भी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी एज एन एंटासिड यूज़ किया जाता है, रिमेंबर दैट। दिस इज़ योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दिस इज ALOH का होल थ्राइस। फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दैट वाज वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, कि एल्यूमिनियम लिखा, यहाँ हाइड्रोक्साइड लिखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोक्साइड की होती है 1, क्रॉस करना होता है, ALOH का होल थ्राइस हो गया, सिंपल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो NH4 वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, तो दोनों क्रॉस करोगे तो NH4OH ही आएगा, है ना, याद होगा अगर आपको तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सोप, साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं साबुन, आज आप सीखेंगे साबुन और डिटर्जेंट कैसे बनाते हैं। मान लो कभी घर में शॉर्टनेस पड़ गई, ठीक है, और जाने का मन ना हुआ, मम्मी ने बोला, या फिर पैसे की कमी पड़ गई, तो घर में एकदम ऐसे बना सकते हैं, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना। इससे पहले कि केमिकल रिएक्शन में बढ़े, हम पहले इंडिकेटर्स के बारे में समझ लेते हैं कि भाई हमें कौन बताएगा कि ये एसिड है या बेस है, कैसे पता चलेगा। तो वो इंडिकेटर्स बताते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर अपना लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है ये लाइचेन से बना होता है। लाइचेन जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, बहुत ठंडे इलाके होते हैं ना, जैसे टुंड्रा इलाके, याद है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े हैं हम लोगों ने, ये टुंड्रा जो पोल्स के पास इलाके होते हैं, दीज आर टुंड्रा रीजन्स, ठीक है। तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, एंड दे एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये अपना कलर चेंज करके बताने लगता है कि भाई चीज़ें हो रही हैं कुछ। अब टुंड्रा रीजन में मतलब मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलता है। तो सर इंडिया तो टुंड्रा रीजन में नहीं है भाई, लेकिन तुम खुद सोचो यार, इंडिया में हिमालयाज़ है ना, ज्योग्राफी में सुबह पढ़ रहे हैं, तो हिमालय की कितनी हाइट है, तो ऊपर जाओगे तो वेजिटेशन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, ये जब फॉरेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, देन यहाँ पर कॉनिफेरस आएगा, देन एल्पाइन वेजिटेशन आएगा, देन यहाँ पे टुंड्रा टाइप आएगा। तो भाई एकदम टॉप पे जाओगे तो लीचन विचन मिल जाएगा तुमको हिमालय में भी। तो ये थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। जो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जो थैलोफाइटा होता है, थैली में सारी चीज़ें फैली होती हैं, यानी कि वो फाइलम होता है जहाँ पर वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट्स और शूट्स प्लांट्स की नहीं होती हैं, दैट इज थैलोफाइटा, जिसमें कि हमारे प्राइमरली एल्गे के नाम को नाम देते हैं, ठीक है। एल्गे भी इसको बोलते हैं, तो एल्गे ग्रीन, ब्राउन, रेड सब इसी में आते हैं आपके, ठीक है। बात अगर करें कि अब क्या करता कैसे, एसिड को कैसे बताते हैं, तो अगर आप एसिड में डालेंगे ब्लू वाले को तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में डालेंगे अगर रेड वाले को तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्फ्यूज कैसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि जो एसिड होते हैं करोसिव नेचर के होते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं, और क्योंकि डेंजर का साइन जो होता है वो रेड से दिखाया जाता है। रेड से क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो रेड दिखाया जाता है डेंजर, तो डेंजर है एसिड, तो ब्लू टू रेड यानी एसिड, ठीक। अब आ जाते हैं अपनी हल्दी पे। तो हल्दी क्या करती है, हल्दी का दाग लग जाता है, स्टेन लग जाता है, जब खाना खाते हैं कपड़े में दाग लग जाता है, फिर अगली सुबह या फिर अगर हम उसको छुटाते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, साबुन क्या है, बेस है। जब साबुन लगाते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक है।
और अभी क्या होगा, अभी आपको एक पोर्टल दिया जाएगा भाई, जैसे यहाँ ब्लू की जगह बेस है ना। ज्योग्राफी में भी कुछ एक मिस्टेक थी, मैंने आपको बताया था वो कि ये क्या था, वो मिस्टेक क्या था, हाँ हर्ज माउंटेन जो है वो नहीं वॉस्जेस माउंटेन जर्मनी में लिखा हुआ था, लेकिन वो फ्रांस में। तो अब कभी भी आपको कभी कुछ भी दिक्कत आए लेक्चर में कहीं पे भी, तो आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, ठीक है। वो पोर्टल पे आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये हमें मिस्टेक लगी है, आपको तुरंत कन्फर्मेशन आएगा कि येस दैट हैज़ बिन करेक्टेड नाउ, ओके। तो उससे आप तुरंत बता सकते हैं हमें, राइट। तो वो पोर्टल आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे दे दिया जाएगा, ओके। तो एसिड क्या करता है, ये येलो रहता है, एसिड में येलो रहता है। तुमने देखा होगा कि जैसे कि तुमने साबुन लगाया रेडिश ब्राउन, पानी डाला फिर से पीला हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। फिनोप्थिलीन की अगर बात करेंगे तो एसिड में कलरलेस रहता है, कोई कलर कोई मतलब नहीं, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जिसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, ये एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। वाटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो अपनी स्मेल से बता देते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है। जैसे प्याज है, तो प्याज में अगर एसिड डालोगे तो प्याज की गंध रहेगी, वो जाएगी नहीं, लेकिन बेस डालोगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी। वनीला एक्सट्रैक्ट है तो एसिड में उसकी स्मेल रहेगी, बेस में वो अगेन उसकी स्मेल लूज़ हो जाती है। क्लोव वाले लौंग के तेल में एसिड में अगेन रिमेन स्मेल रहेगी और बेस में लूज़ कर देते हैं। यानी कि अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव वाले क्या हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर से अपनी स्मेल से बताते हैं कि भाई कोई एसिड है या बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हर एक क्या स्लाइड चेंज के लिए अलग अलग कलर दिखाते हैं, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं तो स्लाइट चेंज में भी, अब जैसे उसमें क्या था, एसिड है तो रेड और बेस है तो ब्लू, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये 7 से कमी क्या पीएच स्केल है, तो ये आप ऐसे समझ लो भी क्या पीएच स्केल है, भूल जाओ उसको, ठीक है। ये पूरा एसिड है, बहुत एसिड तो रेड, थोड़ा सा कम एसिड पिंक, ऑरेंज, ठीक है। ये क्या है, ये बीज पहली बार सुन रहे हैं कलर का नाम, तो येलो, ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से हर एक स्लाइड चेंज के लिए वो स्लाइड तुरंत कलर चेंज करता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हे गाइस, अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीएच स्केल ये देख लेते हैं। तो पीएच और पीओएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो पी हेयर स्टैंड्स फॉर, पी का यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज मतलब होता है पोटेंस, इंग्लिश में उसको पावर बोलते हैं, जर्मन में पोटेंस। 7 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू रन करती है, तो 7 न्यूट्रल वैल्यू हो जाएगी। 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज़्यादा है तो बेस। यानी 0 ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 थोड़ा कम, 2 कम, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है। तो जितना ज़्यादा एसिड उतना ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन। क्या मैंने बोला, जितना ज़्यादा एसिड उतना ही पानी में घोलने पे H प्लस आयन ज़्यादा देगा। समझ में आ रही बात, यानी कि ये H प्लस आयन ज़्यादा देगा, ये कम, ये कम, ये कम। यानी अगर 7 से इधर जाएंगे तो H प्लस आयन इंक्रीज़ करेगा, और 7 से जितना वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। यानी ये जितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा उससे ज़्यादा ये, 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 और सबसे ज़्यादा ये 14 वाला देगा, ठीक है। क्लियर। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और पीओएच का माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पीएच स्केल के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा और आया भी है कि वहाँ पे नैरो की जगह वाइड लिख देगा। तो नैरो रेंज का मतलब बहुत ही स्लाइट, बहुत ही स्लाइट रेंज होता है हमारी, जिसमें कि बॉडी वर्क करती है। 7 to 7.8 गैस्ट्रिक जो जूस होता है, जो पेट में जैसे अपने खाना खाते हैं तो एसिड रिलीज़ होता है, सील आपको पता है, अभी हमने देखा था, बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, तो मैं बेस लेना पड़ता है जिसको हम एंटासिड बोलते हैं, जहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल रहे थे, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। तो 1.6 होता है। अब आप ये समझ लो, क्या समझ लो, आप ये समझ लो, क्या समझ लो कि ये जो होता है ना, जो हमारा लेमन होता है, आप देख लो, लेमन से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। मिल्क 6.4 स्लाइटली एसिडिक, ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है 7.4 बिकॉज 7 इज़ अ न्यूट्रल। सलाइवा 6.5 यानी स्लाइटली एसिडिक, उसमें आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है ना, बेसिक है ये। और NaOH हाईली बेसिक है, NaOH, ठीक है। ध्यान ये रखना 2 चीज़ें, कि जो हमारा टूथ डीके है वो कब स्टार्ट होता है और किस रेन को एसिड रेन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जिस बारिश का pH 5.6 से कम हो जाए तो एसिड रेन, और टूथ डीके तब स्टार्ट होता है जब 5.5 से pH वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो टूथ यानी कि दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ टूथ डीके, ठीक है। आगे बढ़ें अभी, तो अब हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे आते हैं, ओके। यानी कि कौन कौन सी रिएक्शन किसके साथ, केमिकल प्रॉपर्टी जिसको बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से। तो पता है क्या मिलेगा तुम्हें, पता है गाइस, सॉल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा, और CO2 में CO2 गैस रिलीज़ होगी। यहाँ से क्या रिलीज़ होगी, CO2 गैस वुड बी रिलीज्ड।
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगेन मेटल, ये कार्बोनेट ले लो चाहे बाइकार्बोनेट, CO2 गैस रिलीज होगी, रट्टा मार लेना। उसका एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया आपके सामने। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये पहले ही बता चुका हूँ, मैश। हाँ, मैश पहले ही बता चुका हूँ, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में मैश। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी ऊपर रिएक्शन लिखी थी, द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की मिल्की, ठीक है, वाइट PPT मिलेगा जिसको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक, अब रुक जाओ थोड़ा सा। अब आ जाओ जरा इसमें बेस की जो रिएक्शंस होती है हमारी, उसको थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ, तो बेस में एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है और हीट निकलती है, दैट मीन्स इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड और बेस एक दूसरे को खुद को न्यूट्रलाइज किए दे रहे हैं। जैसे कि पेट में एसिडिटी हो गई, एंटासिड खाया, न्यूट्रलाइज हो गया। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा और सॉल्ट हाइड्रोजन बना देगा, ठीक है, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, ठीक है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो बेस के साथ ऐड करके सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, सिंपल, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बिकॉज ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो एम्फोटरिक होते हैं। सुनो जनाबे आली, इस तरह से था, सुनो जनाबे आली था, ठीक है। फिर मिलेंगे गली में, ठीक है। तो इस तरह से थे, तो टिन, जिंक का ऑक्साइड, बेरिलियम का, एल्यूमिनियम का, लेड का, ठीक है, मैंगनीज का और गैलियम का, ये सारे ऑक्साइड जो हैं एम्फोटरिक नेचर के होते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये हमने मेटल नॉन मेटल में पहले ही पढ़ के रखा हुआ है। अब बात ये आती है कि अगर हम एसिड को बेस के साथ डाल दें तो नमक बन जाता है। अब नमक का pH क्या होगा? ये नमक एसिडिक नेचर का होगा, यानी इसका pH 7 से कम होगा, या ये नमक बेसिक नेचर का होगा, pH 7 से ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था या बेस स्ट्रॉन्ग लिया था। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग था तो जो सॉल्ट है वो एसिडिक होगा, और आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया तो सॉल्ट आपका बेसिक होगा। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे या दोनों ही वीक थे, तो क्या होगा? न्यूट्रल बनेगा। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग तो भी न्यूट्रल, और अगर एसिड भी वीक और बेस भी वीक तो भी सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही वीक में आप ले सकते हो, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, ठीक है। तो उस केस में जो सॉल्ट बनते हैं वो न्यूट्रल नेचर के बनते हैं, उनका pH वैल्यू 7 होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहली तो जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? ब्राइन लेते हैं, वाइन नहीं है, ब्राइन है। ब्राइन क्या होता है? एक्वस NaCl, यानी कि नमक और थोड़ा एक्वस फॉर्म का होना चाहिए, थोड़ा गीला गीला होना चाहिए नमक, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? आप एक एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा? जब टूट जाएगा, ये पानी टूटेगा तो NaOH H प्लस और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा, तो Na प्लस OH नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेगा और Cl नेगेटिव H प्लस के साथ कनेक्ट करेगा? नहीं, Na प्लस जो है वो OH नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके NaOH बनाएगा, प्लस यहाँ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। और क्योंकि ये क्लोरीन है तो क्लोर, और क्योंकि ये एल्कली है तो एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ध्यान ये रखना है कि NaOH और H2, NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों कैथोड में मिलते हैं और क्लोरीन गैस आपको एनोड में प्राप्त होती है। अब बात ये आती है, ये तो सर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका pH वैल्यू 14 होता है, यानी हाईली बेसिक नेचर का होता है, तो इसको एल्कली क्यों बोल रहे हैं? एल्कली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्कली वो बेस होते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। दैट मीन्स ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक? सोचो क्यों। ब्लीचिंग पाउडर पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर निरमा, ब्लीचिंग पाउडर निरमा। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें लाइम वाटर लेते हैं और क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन जब डालते हैं ना तो बन जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ड नहीं है ट है, और इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ये तो केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, लेकिन ये कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को मल्टीपल जगह में यूज़ किया जाता है। एक तो एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाएगा,
प्लस इसको ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पीने वाला पानी, उसके शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू दिस क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसलिए यूज़ किया जाता है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एंड ड्यू टू, और इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे इसलिए यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट दिस क्लोरीन, जिसकी डिसइंफेक्टेंट या फिर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, बाकी एज अ ब्लीचिंग एजेंट तो यूज़ किया ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेपर होता है एकदम वाइट वाइट होता है, तो पहले जब ओरिजिनली वो वाइट नहीं होता, जब वुड पल्प से बनता है वो, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको वाइट किया जाता है, ब्लीच कर देता है एकदम, जो भी बाकी कलर से होता है उसको निकाल देता है। तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। ओके, बेकिंग सोडा पे आते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, नमक लिया, थोड़ा पानी डाला, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा अमोनिया डाला, बस बन गया बेकिंग सोडा, और प्लस बन गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अगर आपको याद हो तो हमने मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था इस मैटर को, तो जहाँ हम सेपरेशन टेक्निक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक सब्लिमेशन टेक्निक पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक कंपाउंड सब्लाइम नेचर का होता है, जहाँ पर वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। तो कपूर था, दैट इज कैम्फर था, आपका नैप्थलीन बॉल्स भी होती हैं, एंड साथ ही साथ आपकी ये अमोनियम क्लोराइड भी सब्लाइम नेचर का होता है। तो खैर ये जो हमारा बना है, हमें इससे मतलब है जो कि हमारा बेकिंग सोडा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। तो ये तो कॉमन नेम हो गया, बट केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके क्या यूजेस होते हैं वो तो लिखे नहीं यहाँ पर, वो तो मेरे को लिखना पड़ेगा, अभी लिखते हैं अभी। चलो, तो बेकिंग सोडा के क्या क्या यूज़ होते हैं, फैट मैन जो पढ़ के आए होंगे तो उन्हें पता होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे लिस्टेड हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा को भरते हैं। ठीक है, और इस तरह से नोजल वगैरह होती है, और यहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड टंगा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है इसके साथ, बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अच्छा, एक चीज़ बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर पॉज लेके, एंड दैट इज़ कि जैसे ना को होता था कार्बोनिक एसिड रिएक्ट नहीं करता मेटल्स के साथ, हाँ, और हमने ये भी पढ़ा मैश कि मेटल और एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है। लेकिन एक एसिड है, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये क्या करता है, रिएक्ट तो करता है मेटल के साथ, लेकिन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है, हाइड्रोजन पहले बनाता है, लेकिन क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन बनती है उसको ऑक्सीजन दे देता है और पानी बना देता है। तो हाइड्रोजन ना निकल के पानी निकलता है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसी भी मेटल की, ना कि किसी भी मेटल की। एक्सेप्शन है यहाँ पर, अपवाद है, एक्सेप्शन है यहाँ पर 2 मेटल, वो उनका नाम है मैग्नीशियम और मैंगनीज। इनके साथ क्या है, अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे आराम से तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाइड्रोजन ही मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ भी तुमने अगर कंसनट्रेट ले लिया ना नाइट्रिक, तो यहाँ भी पानी ही बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, पानी और एसिड की जब बात आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को कि पानी में एसिड को डाला जाता है। ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है एसिड। तो हमेशा पानी में एसिड को धीरे धीरे डाला जाता है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है, क्योंकि एसिड और पानी की रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, हीट निकलती है। और अगर तुमने एकदम से डाल दिया पानी और वो भी एसिड के अंदर, बस तुम तैयार रहो बस अब धमाके के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो बेस कहाँ थे, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो होता क्या है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, CO2 गैस निकलती है और ये काइंड ऑफ कवर अप कर देता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को, तो आग बुझ जाती है, पहला। दूसरा, एज अ एंटासिड, यानी कि पेट की एसिडिटी को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। व्हाट इज दिस बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा में, ध्यान से समझिएगा, बेकिंग सोडा में जब माइल्ड, यानी कि बहुत स्ट्रांग नहीं, माइल्ड, धीमा मतलब उतना ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं, माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल खाने वाला एसिड। अब ये नहीं कि H2SO4 वगैरह, माइल्ड एडिबल का मतलब हो गया जैसे कि टार्टरिक एसिड वगैरह डाल दिया, तो होता क्या, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और ये बेकिंग पाउडर की वजह से ही क्यों बन जाता है, क्योंकि एक्चुअल में इसको ना बेकिंग इंडस्ट्री में इसीलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप इनको मिक्स करते हो बेकिंग सोडा को एसिड में, तो CO2 गैस निकलती है, जो केक को या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पर आप उसको, तो केक वगैरह में जनरली यूज़ किया जाता है, फ्लफ़ी बना देता है। क्योंकि जब फूलेगा, क्यों फूलेगा, CO2 गैस निकलेगी, तो उसकी वजह से फूल जाता है, फ्लफ़ी बन जाता है वो। ठीक है, तो CO2 गैस निकलती है इस वजह से।
जब आप लेवल 2 का क्वेश्चन करेंगे लिटिल बॉय में तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा, किस तरह की गैस निकलती है। वैसे मैं जनरली बताता नहीं हूँ सो दैट आपको पहले से आंसर्स ना पता हूँ, लेकिन ठीक है। वॉशिंग सोडा पे आते हैं, धोने वाला सोडा। क्या धोते हैं? वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मतलब ठीक है। अभी क्या धोते हैं बताएंगे। अभी ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। इसको हीट कर दिया, डेल्टा का मतलब हीट, बनता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस रिलीज हुई। अब इसमें पानी डाल दो तो अपने आप ही 10 पानी के मॉलिक्यूल पकड़ लेगा और बना देगा Na2CO3.10H2। इसी को बोलते हैं क्या? इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं इसमें 10, ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज़ करते हैं। प्लस इसको, ये चीज़ समझ गया, प्लस इसको कहाँ यूज़ करेंगे? प्लस इसको ग्लास फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक तरह से ऐसे याद कर लो, वॉशिंग सोडा तो पानी को धुल रहे हैं, सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, और ग्लास इंडस्ट्री वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 दिख रहे हैं, ऐसे हमारे और बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिनमें कि हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे? तो आपने देखा होगा पलस्तर चढ़ गया है, एक्सीडेंट हो गया तो पलस्तर चढ़ गया। पलस्तर क्या होता है? पलस्तर पेरिस से पलस्तर आता है वो। तो होता क्या है? तो जिप्सम जो होता है ना, CaSO4.2H2, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो इसको अगर हम हीट कर देते हैं 373 केल्विन में, क्या है ये? 373 केल्विन, जिसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 273 से आपको वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या होगा? 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सिर्फ आधा वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसको फिर से अगर ऐसे खुला में रखा छोड़ देंगे तो मॉइस्चर गेन करेगा एटमॉस्फेयर से और फिर से बहुत बड़ा सॉलिड हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा ये जल्दी से, ठीक है। तो आपने गलती करनी नहीं है। सब मोर सॉल्ट्स हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू विट्रियोल जैसे कि नीला थोथा हिंदी में बोलते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O। जब गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा और फिर से एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी नहीं है, तो कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा, जिसका कलर वाइट होता है। व्हेन हीटेड तो इट बिकम्स नॉट कलरलेस, वाइट या फिर पेल ग्रीन हो जाता है, वाइट, ठीक है। वाइट लिखना आपको। इसको अगर कभी छाले वाले हो जाए ना मुंह में, तो उसका नीला थोथा नीला नीले कलर का होता है, थोड़ा सा अगर आप लगा लोगे तो आराम मिलता है, इससे काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं छाले वगैरह। ग्रीन FeSO4.7H2, वाइट ZnS4.7H2, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। पोटैश एलम की अगर बात करेंगे तो ये देख सकते हैं पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सल्फेट भी है और वाटर भी है। मोहर सॉल्ट में NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4, इसमें वो नहीं है क्या? ओके ठीक है, लिख देता हूँ, नहीं है तो ये ठीक है। FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2O। तो ये हमारे सारे सॉल्ट लिखे हुए हैं। साबुन वगैरह के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, साबुन और वो कल का जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, कार्बन एंड्स कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर जिसमें कि हमने एसिड बेस सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ा, यहीं पर होता है ख़त्म। अब आपको क्या करना है? आपको छोटे बच्चे के पास जाना है, उससे क्वेश्चंस मांगने हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, और दोनों को अटैम्प्ट करना है आपको, ठीक है। और दोनों को अटैम्प्ट करने के बाद आपको स्कोर बताना है अपना कमेंट सेक्शन में, कितना स्कोर किया आपने, ठीक है। मिलते हैं कल।